अपनी हर अदा से सुर्खियों में रहते हैं अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ के तौर पर चर्चित हैं। आज न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित शाह जी, आपका बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आता है, आपका नाम साथ साथ आता है? आप लोगों को हम किस तरीके से देखें, राम लक्ष्मण की जोड़ी या यूं देखिए कि जय वीरों की जोड़ी होती? नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूं। यही रिश्ता है हम दोनों के बीच में। लेकिन जो आप दोनों की आत्मीयता की बातें बहुत चर्चित नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती। हम दोनों सालों से गुजरात यूनिट में काम कर रहे हैं, शायद इसके कारण ये इंप्रेशन बना है। और मैं मानता हूं कि मोदी जी का काम करने का जो तरीका है उसमें कोई अपना पराया नहीं होता। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरिट्स के आधार पर वो समान व्यवहार करते हैं। जी अमित शाह जी, माना जाता है ऐसा, खास करके आपके कई विरोधी वो ये दावा करते हैं कि आप दरअसल मोदी जी के इतने करीब हैं, उनकी इतनी सारी बातें जानते हैं, समझते हैं कि आप दोनों दरअसल दो शरीर एक जान की तरह हैं, सोच लगभग एक जैसी है। क्या ये वाकई में ऐसा कुछ नहीं है? कुछ निकाल नहीं पाएंगे ऐसे सवाल पूछकर आप। वास्तविकता ये है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी, आपके कूटनीति के बारे में और जिस तरीके से रणनीतिकार के तौर पर आप स्थापित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को थोड़ा आपके बारे में और परिचय दिया जाए। माना जाता है कि आप दोनों ने आरएसएस में एक साथ काम करना शुरू किया था, क्या ये बात सही है? नहीं, मोदी जी मेरे से सालों पहले आरएसएस से जुड़े, मैं बहुत लेट जुड़ा जी। और मैं लगभग 80 के दशक के शुरुआत में संघ के साथ जुड़ा, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा, बाद में भारतीय जनता पार्टी में है। ये ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है पूरे देश का चुनाव हो रहा है, अब व्यक्तिगत बातों में न उलझिए। अमित शाह जी, अगर हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति की बात करें, और कहा जाता है कि आपको उत्तर प्रदेश इसलिए भेजा गया क्योंकि आप यहां पर चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गुजरात में भी एक बहुत अच्छे पोल मैनेजर की तरह आपकी एक छवि थी। 1991 में, 96 में, चाहे एल.के. आडवाणी जी के पोल मैनेजमेंट की बात की जाए, वाजपेयी जी की, और उसके बाद जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के पोल मैनेजमेंट, आपको एक बहुत अच्छा पोल मैनेजर कहा जाता है। ये पदवी आपको वाकई? देखिए, मैं परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूं जी। समस्या के तह तक जाना मेरा स्वभाव है और उसके समाधान के लिए काफी लोगों से चर्चा कर सोच विचार कर मैं परिश्रम करता हूं और ईश्वर की कृपा है, कई बार परिणाम भी मिले हैं जी। अब इसको इतने बड़े शब्दों से अलंकृत करना ठीक नहीं लगता मुझे। एक जमाने में प्रमोद महाजन जी को माना जाता था कि उनसे बेहतर पोल मैनेजर कोई नहीं है। फिर अरुण जेटली की बात। प्रमोद जी से मेरी तुलना मत करिए। मैं अपने तरीके से, अपने ढंग से काम करने वाला व्यक्ति हूं और सरलता से काम करने वाला व्यक्ति हूं। कोई बड़ा रणनीतिकार नहीं हूं, बहुत मेहनती व्यक्ति हूं और मेहनत करता हूं। जो गुजरात में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, उनका ऐसा दावा है कि आप अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं, खास करके अगर किसी सीट पर आप चाहते हैं कि आपके प्रत्याशी को जीत मिले, तो लोग कहते हैं कि यहां तक आप कर बैठते हैं कि कुछ लोगों को आप खड़ा करवा देते हैं जो कि वोटों का बंटवारा कर सके। क्या इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कभी आपने किया? ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं? नहीं, ऐसे देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल होता है जी, चुनाव में जीतने के लिए सभी लोग लड़ते हैं जी, और जीतने के लिए जो जरूरी होता है सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। सवाल मेरे परिश्रम को सफलता कई बार शायद ज्यादा मिली होगी, इसलिए इस तरह की बातें चर्चा में आती। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहां पर अलग अलग तरीके की चर्चाएं आम हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले चुनाव में बहुत बेहतर नहीं थी। आपके पास एक डेडिकेटेड मैंडेट के तौर पर आपको यहां पर भेजा गया, ऐसा माना जाता है। क्या वास्तविकता है कि आप उत्तर प्रदेश में चीजों को बदलने में जी जान से लगे हुए हैं और इसी वजह से एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक तरफ कास्ट कॉम्बिनेशन को सही करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी की पहुंच कहां तक है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरी तरफ एक परसेप्शन मैनेजमेंट या यूं कहें कि मोदी वेव को ज्यादा स्थापित कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बड़ी स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश में मुझे भेजा गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सफल हो जी। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं मानता हूं कि देश में सबसे ज्यादा अगर मोदी वेव कोई एक स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये वेव का आधार क्या आप मानते हैं? क्या ये सिर्फ लोकप्रियता है या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है? दो हिस्सों में वेव बटा हुआ है जी। एक, उत्तर प्रदेश में यहां की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी जिन कारणों से है
मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, सीमाओं की सुरक्षा, कई ऐसी चीजें जिसके कारण जनता नाराज है। महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इन सभी चीजों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी में और भाजपा में दिखाई पड़ता है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लहर है वो देश से ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। और इसको सफल बनाने के लिए क्या वो जो जीपीआरएस फिटेड वैन्स हैं? हाँ, काफी चीजें करी है। जीपीआरएस फिटेड वैन चल रही हैं, सोशल मीडिया का काम चल रहा है, 8 जगह पर हमारे कॉल सेंटर चल रहे हैं, हम युवाओं के संपर्क में लगभग 13,000 कॉलेजों में भारतीय जनता पार्टी की युवाओं की मीटिंग हुई है। काफी प्रचार किया है, मगर उसमें कुछ नया नहीं है। क्योंकि लोग इस ताज्जुब की नजरिए से हमने उसको तरीके से किया है और सातत्यपूर्ण किया है। इसके कारण परिणाम शायद मिलेगा। तो इसको आप पोल मैनेजमेंट कहेंगे, इवेंट मैनेजमेंट कहेंगे या मोदी मैनेजमेंट कहेंगे? इतना बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, सामान्य बातें हैं और काफी पार्टियां काफी स्टेट में करती हैं। यहाँ पर भी हो रहा है, इतना नहीं है। हमारे यहाँ सातत्य है और अच्छे तरीके से हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने यहां आकर उत्तर प्रदेश आने से पहले या जैसे ही आपको ये जिम्मेदारी दी गई, आपने पूरे जो जातीय समीकरण है उसे समझने की पुरजोर कोशिश की और शायद उसमें सेंध लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के हर वर्ग में, हर हिस्से में मेरी पार्टी का काम पहुंचे वो मेरा दायित्व है। मेरे नेता का परिचय पहुंचे वो मेरा दायित्व है और मेरे नेता के अच्छे काम पहुंचे वो मेरा दायित्व है। तो समाज के हर हिस्से को संपर्क करने का हमने जाहिर तौर पर प्रयास किया है। इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। और इसमें क्या दलित और बैकवर्ड, इस पर ज्यादा आपने ध्यान देने की कोशिश की? जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची है वहां ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। पिछड़ों में और दलितों में हमारा काम कम था, इसलिए हमने ज्यादा कोशिश करी है। अब इसका क्या परिणाम आएगा वो 16 तारीख को मालूम पड़ेगा। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में खास करके दलित और मुसलमानों पर, या खास करके दलित पर, जो कि करीब 21% के आसपास मतदाता हैं, उस पर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी का काफी आधिपत्य रहा है। इसमें सेंध लगाने के लिए आप कुछ एक जातियों पर खास करके जैसे निषाद या अन्य लोगों पर ज्यादा जोर दिया। मैंने कोई सेंध लगाने का ट्राई नहीं किया। मैंने मेरी पार्टी का काम बढ़ाने का ट्राई किया है। मैं पॉजिटिव काम करने वाला व्यक्ति हूं और मेरा अधिकार बनता है कि मैं मेरी पार्टी के काम को ज्यादा व्यापक तरीके से मेरे पार्टी के संदेश को पहुंचाऊं। जी, तो क्या इसी के तहत कल्याण सिंह सरी के नेता जो कि बैकवर्ड कास्ट के हैं उनको ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उमा भारती, कल्याण सिंह, ताकि वो जो एक वोट बैंक है जो कि मोदी जी के साथ जुड़ सकता है? सालों से कल्याण सिंह और उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे हैं। कल्याण सिंह जी इस राज्य के हमारे पहले मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह जी यहां पर दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने और उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूरे प्रांत की नब्ज इनकी टिप पर है इस उम्र में भी। तो कल्याण सिंह जी सालों से प्रचार कर रहे, इस बार भी प्रचार कर रहे हैं। उमा भारती जी भी सालों से प्रचार कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और राजनीतिक टीकाकार हैं, मैं इस शब्द का खासकर इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनका मानना है कि आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अहम भूमिका निभाई, जिसे लेकर बहुत सारे लोग या तो नाराज हुए या फिर अपने आप को दरकिनार पाए। देखिए, मेरी भूमिका अहम होनी ही चाहिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज महासचिव हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरी भूमिका कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से बनती है, एक बात। और मैं कभी मेरी जिम्मेदारी से भागता नहीं। जहां तक नाराज होने का सवाल है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ऐसा एक आम जनमानस बना है, तो टिकटार्थों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में बाकी दलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा थी। तो स्वाभाविक है, एक टिकट है और कई लोग मांगते हैं तो नाराजगी होना लाजमी है। और फिर भी हमने सबसे, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, मैंने, मुझसे भी बड़े नेताओं ने सबसे बात करके चीजों को संभाला है और सब लोग काम पे लगे। जैसे कलराज मिश्र, लालजी टंडन, यहाँ तक कलराज जी तो चुनाव लड़ रहे हैं अच्छी सीट से, नहीं अच्छी सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन उन सबों को एक अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी रही। आपने देखा कि जोशी जी का भी बयान इधर उधर आता रहा मोदी जी के बारे में, फिर उसके रिट्रैक्ट कर लिया। मोदी जी ने मंच पर जाके जोशी जी के पैर छुए, तो शायद जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता है और शायद ही देश में इनके जितना विद्वान कोई व्यक्ति राजनीति फलक पर होगा। जोशी जी के मोदी जी ने पैर छुए, उसमें कोई अपीसमेंट का भाव नहीं, उनके प्रति आदर का भाव है। तो ये जो तथाकथित तौर पर, मैं तथाकथित कह रहा हूं कि
माना गया कि ब्राह्मण समाज को जरा दरकिनार करने की कोशिश थी और शायद ऐसे लोगों को भी किनारे करने की कोशिश थी जो बहुत ज्यादा या तो बुजुर्ग हो चुके थे या शायद आज बहुत रेलेवेंट नहीं है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जहां तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, हमने समाज के आधार पर टिकट नहीं दिए, विनेबिलिटी के आधार पर दिए, मगर कोइंसिडेंटली ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिए। तो आपने बैकवर्ड को नहीं दिया? माना गया कि 28 सीटें आपने बैकवर्ड को दी। बैकवर्ड जाति नहीं होती ना जी, बैकवर्ड्स में तो कई सारी 70 जातियां, बिल्कुल बिल्कुल, मगर सबसे ज्यादा टिकट ब्राह्मण समाज को मिले। तो फिर ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगने लगा? मीडिया लगाती है और मेरे पे नहीं लगा। एक जनरल बात उठी है कि ब्राह्मणों में नाराजगी, कुछ लोग फैलाते हैं। राजनीति में सबका अपना अपना काम करने का ढंग होता है। हम रचनात्मक रूप से काम करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई जाति विशेष को ध्यान में रखकर टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ, विनेबिलिटी के आधार पर और वहां की मत संख्या को ध्यान में रखकर टिकटों का निर्णय किया गया है। मगर कोइंसिडेंटली सबसे ज्यादा टिकट मेरी पार्टी ने ब्राह्मणों को दिए। लेकिन इसके बाद भी नाराजगी की बात सामने आती है। अब मीडिया की बात जो है, मैं नहीं मानता जनता में होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का और खास करके जो मुरली मनोहर जोशी जी के नजदीकी लोग हैं, उनका इस तरह का है, अब जाहिर सी बात है कितना सच गलत है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उनका ये कहना था कि शायद आप लोगों को ऐसा लगा कि वाराणसी से अगर मोदी जी को खड़ा करें तो यहां के 50 सीट जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं उस पर मोदी जी का प्रभाव होगा और इसलिए आपने मुरली मनोहर जी को यहां से खिसका दिया। क्या ये आरोप सही है? खिसका दिया शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। कानपुर हमारी A ग्रेड सीट है जी। जोशी जी हमारे सम्मानित नेता है। ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और ये पूर्वांचल की सांस्कृतिक कैपिटल है जी। सालों से बनारस से बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का जुड़ाव रहा है, इवन बंगाल का भी जुड़ाव रहा है। और हम पार्टी ऐसा सोचे, इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं देखता कि एक ऐसी जगह हो जहां से एक से ज्यादा स्टेट के अंदर इसका फायदा हो जी। ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसको आप क्या कहेंगे? सिंबोलिज्म कहेंगे या आप इसे कहेंगे कि नहीं, हमें चाहे जैसे भी है अपना लक्ष्य हासिल करना है? देखिए, बनारस का महत्व कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया जी। आदि अनादि काल से बनारस का महत्व है। सिंबोलिज्म कहाँ आता है? बनारस एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां से मोदी जी के लड़ने से पूरे पूर्वांचल में ऊर्जा फैलेगी और बिहार को भी उसका फायदा होगा। तो स्वाभाविक है पार्टी जहां फायदा ज्यादा होगा वहां मोदी जी को लड़ाएगी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने एक चुनौतीपूर्ण काम करने की कोशिश की। उन्होंने अपना उम्मीदवारी यहां से घोषित किया और अब पर्चा भी भरने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल का ये बार बार दावा कि भाई अगर आप इतना ही मोदी वेव की चर्चा करते हैं तो 2 जगह से क्यों, तमाम तरह के आक्षेप मोदी जी पर लगाना। देखिए, जहां तक 2 जगह लड़ने के सवाल है, इसलिए कानून में प्रोविजन है, प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने 2 जगह से लड़ रहे हैं। और जहां तक मोदी जी का इस बार 2 जगह लड़ने का सवाल है, उसमें कोई मूर्ख ही कहेगा कि असुरक्षा का भाव है। कोई मूर्ख ही कहेगा। मोदी जी गुजरात से आते हैं, इतने सालों गुजरात की उन्होंने सेवा की है, गुजरात की जनता से जुड़ाव है, इसलिए गुजरात से लड़ रहे हैं। और पूरे हिंदी बेल्ट के हार्ट में अगर मोदी जी कहां पर लड़ते हैं, कहीं से भी लड़ते हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये हमारी एक रणनीति का आधार है। उसमें असुरक्षा का भाव देखते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे हंसी आती है ऐसे लोग। अरविंद केजरीवाल जी की उम्मीदवारी को देखते हुए आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? मैं तो समझ नहीं पाया आज तक। शायद थोड़ा समय जाए तो ज्यादा समझ में आए। नहीं, मतलब जैसे आप अरविंद केजरीवाल जी को थोड़े समय के बाद अगर उनकी पार्टी रहती है तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप उनकी पार्टी के अस्तित्व को ही अभी जिस तरह से डिटोरिएशन मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि चीजें काफी जनता के मन में स्पष्ट हो रही। तो अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से कोई चैलेंज आप मानते हैं? अरे, चैलेंज चुनाव में ये बहुपक्षीय लोकतांत्रिक